नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर हम जानते हैं कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस यहां पर सोने की तरफ से हुई हैं और AUGF ने यहां पर सरकार को अपील की है और काफ़ी सारे मुद्दे यहां पर उन्होंने उठाए हैं। क्या है डिटेल्स, इस पर करेंगे चर्चा और उसमें EMI पर सोना मिलना भी वन ऑफ द रीजंस है। दूसरी बात है यहाँ पर कच्चे तेल को लेकर, जहाँ पर मुनाफा वसूली और गहराती हुई नजर आई है। कल जिस तरह की US फेड मीटिंग के मिनट्स आए हैं, उनको देखकर लगता है कि इन्फ्लेशन को लेकर अब भी चिंता है और रेट कटौती की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पुश अभी भी नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हमने अक्रॉस कमोडिटीज होते हुए देखा। कच्चे तेल में गिरावट थी, सोने चांदी में मुनाफा वसूली और मेटल्स में भी एक गिरावट देखने को मिली। साथ ही बात करेंगे सरसों की, जहां पर निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर लौटी है, भावों में सपोर्ट है, लेकिन जो करंट लेवल्स हैं वो अब भी करीबन 5 से 6% MSP के नीचे हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑल इंडिया ज्वेलर एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी नितिन केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हैं हमारे साथ, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर से। तो शुरुआत यहां पर सोने के साथ कर लेते हैं और पहले प्राइसेस पर ही व्यू ले लेते हैं। अजय, जिस तरह की मुनाफा वसूली यहां पर आई है, बाजार शायद उससे एक्सपेक्ट कर ही रहा था, आनी भी चाहिए थी, क्योंकि एक तरफा तेजी यहां पर बन रही थी। $2450 प्रति आउंस के बाद अब जो हमने 2370 जैसे लेवल्स आते हुए देखे हैं, जो कि ऑलमोस्ट $70 की करेक्शन आ चुकी है, अब यहां से क्या सेंस है? वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मंजिल जी, अगर हम बात करें तो एक तरह से टेक्निकली भी हम देखें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले भी हमने देखा था 2450 का, तो टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो डेफिनेटली करेक्शन दिख रहा है। बट फंडामेंटल साइड आप एक चीज समझिए कि स्वीडन, ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये सभी अगले मंथ से रेट कट पे जा रहा है। नो डाउट फेड की तरफ से जो हमने स्टेटमेंट्स देखे हैं या जो डेटा पॉइंट है वो थोड़ा थोड़ा कंसर्न्स दिखा रहा है, जिसकी वजह से ये रिएक्ट हुआ है। बट जिस स्पीड से मार्केट बढ़ा था तो एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली ड्यू था। तो टेक्निकली मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वीकनेस कंटिन्यू रह सकता है। कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम प्राइसेस पे दबाव देखेंगे, जो 70-500 पे जाके एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, या इंटरनेशनल की बात करें तो 2340, 2320 के आसपास का सपोर्ट ले लेगा। बट अब आप ये मान के चलिए कि Q3 Q4 में रेट कट तो डेफिनेटली होना ही है, तो कोई ज्यादा ब्लैंक सेलिंग जैसा या बहुत ही बड़ा वीकनेस नहीं दिखेगा प्राइजेस में। हो सकता है अगले 2 सेशन में मार्केट में गिरावट रहे, जो 2340 या डोमेस्टिक मार्केट पे हम बात करें तो 70-500 तक मिलेगा, क्योंकि रेट कट आगे रहेगी। नो डाउट इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न है उसकी वजह से हमने ये करेक्शन देखा है। साथ ही अजय, चांदी में कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तेजी काफी अच्छी खासी थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम $30 ऊपर में नहीं निकल रहा था, फिर हमने ऑलमोस्ट 32.5 भी आता हुआ देखा और $2 अब सिर्फ फिर से साफ यहाँ पर होता हुआ नजर आया है। तो मुनाफा वसूली चांदी में भी अच्छी खासी है। यहाँ पर किस तरह के सपोर्ट लेवल्स बनेंगे? बिल्कुल भाई, लास्ट टाइम हमने जैसे बात भी किया था, गोल्ड सिल्वर रेशियो इज अ बेस्ट इंडिकेटर जहां से हमें क्लैरिटी मिलती है कि हाउ सिल्वर विल बी परफॉर्मिंग। तो हमने देखा था कि फरवरी मार्च में हमने डबल ट्रिपल टॉप बनते हुए देखा था 90s के करीब। अब यहां से मुझे लगता है कि एक थोड़ा पुल बैक गोल्ड सिल्वर रेशियो में दिखाई देगा, जो वापस 78-80 की तरफ जा रहा है, विच मींस सिल्वर विल मोर करेक्ट। और हमने एक टारगेट रखा था पिछले दिवाली पे 1 लाख रुपया चांदी आराम से टच कर जाएगी, या कंजर्वेटिवली 95, तो हमने एग्जैक्टली 95 के ऊपर जाते हुए देखा है। तो आई थिंक ये करेक्शन मोड में अब सिल्वर चले गई है। नीचे में मुझे लगता है $30 का लेवल ब्रीच होता है तो 2860 तक का पुल बैक दिखेगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगले हफ्ता 10 दिन तक हम एक पुल बैक देखेंगे 80 के करीब, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्मिंग करेगी। तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी चांदी में जो बड़ी रैली आई थी, ये फिज आउट होता हुआ दिखाई देगा। 85, 500 तक का पुल बैक डोमेस्टिक मार्केट में, जबकि इंटरनेशनल में 28.5 तक का पुल बैक देखने मिलेगा। तो टेम्पररी पुल बैक है चांदी में वापस। टेम्पररी पुल बैक यहाँ पर भी है और कल की गिरावट के बाद करीब करीब 2% की गिरावट फिलहाल आपकी स्क्रीन पर चांदी में फिर से यहाँ पर बनती हुई। तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स हैं, लेकिन मुनाफा वसूली पिछले 24 घंटों में हमने ज़्यादातर कमोडिटीज़ में यहाँ पर आते हुए देखी है। हमारे साथ नितिन केडिया जी भी अब मौजूद हैं। नितिन जी नमस्कार। और क्लियरली जिस तरह से उठापटक यहाँ पर सोने चांदी के भावों में देखने को मिली है, इंडस्ट्री एज अ होल भी यहाँ पर काफ़ी सारी मुश्किलों से जूझ रही है। ऑफकोर्स आपकी जो इन्वेंट्री वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर बढ़ जाती हैं, लेकिन सेल्स है और काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो आपने रिसेंटली यहाँ पर उठाए हैं वित्त मंत्री के साथ। सबसे पहले जो आपका सिल्वर लोन है उसके बारे में ही चर्चा करना चाहेंगे। ऑफकोर्स गोल्ड लोन यहाँ पर है, लेकिन उसी तर्ज पर सिल्वर लोन कितना फीजिबल है और उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम आता हुआ देखेंगे? नमस्कार मनीषा जी, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको अगर आप देखेंगे तो सिल्वर का जो इम्पोर्ट है वो इस साल में काफी बड़ा है, और इस साल में काफी सिल्वर का इम्पोर्ट बढ़ने का एक कारण ये भी है कि जब गोल्ड आपका महंगा हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि काफी सारे जो कस्टमर्स है ना, वो सिल्वर की तरफ हमारे आने लगते हैं। तो हमने गवर्नमेंट से ये डिमांड करी है
कि जिस तरीके से ज्वेलर्स को गोल्ड मेटल लोन मिलता है जो उनकी एक वर्किंग कैपिटल को कम इंटरेस्ट के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करके देता है, वैसे ही एक सिल्वर मेटल लोन को भी गवर्नमेंट लेके आए ज्वेलर्स के लिए या मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी, ताकि जो हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत या सिल्वर के क्षेत्र में जो हम एक मेजर एक्सपोर्ट हब बन सकते हैं, उसकी दिशा में हम आगे बढ़ सके और लोगों की जो वर्किंग कैपिटल की प्राइस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम खड़ी हुई है, उसको उसमें उनको काफी हद तक सॉल्यूशन मिल सके। मनीषा जी। नितिन जी, ऑफ कोर्स एक पूरी लिस्ट है आपकी जो आपने चिट्ठी यहाँ पर वित्त मंत्री को लिखी है, अगर वो डिटेल में हमें यहाँ पर बता सकें। उसमें गोल्ड ईएमआई पर लिया जाना भी एक चीज़ है जो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री चाहती है कि हो, और बातचीत नितिन जी ये भी की जा रही है कि एक बार इलेक्शंस खत्म हो जाए, नई सरकार आ जाए, तो कुछ शायद इस सेक्टर के लिहाज से भी हम पॉलिसी चेंज आता हुआ देखेंगे। तो क्या कुछ आप सुन रहे हैं? मनीषा जी, इसमें देखिए, जो ईएमआई की बात करी है हमने, वो क्यों करी है? क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड ज्वेलरी आज बहुत हद तक एक कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरह देखा जाता है, लेकिन हमारे देश में आज भी इसको गवर्नमेंट एक करेंसी की तरह देखती है। तो हमारा ये गवर्नमेंट से कहना है कि इसको एज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए, और 2013 के आसपास करेंट अकाउंट डेफिसिट को जिस तरीके से कम करने के लिए या गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए हमने ये ईएमआई स्कीम से बैंड लगाया था। तो अब चूंकि आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आ चुके हैं और लोगों के अंदर इसको लेके काफी ज्यादा एक अवेयरनेस भी आ चुकी है, तो एक इन्वेस्टमेंट का जो एक लोग उस समय जो गोल्ड की तरफ आते थे, वो अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ मूव कर चुके हैं। तो जो ज्वेलरी पर्टिकुलरली ले रहा है, तो उस ज्वेलरी के लिए ईएमआई स्कीम जो है वो आनी चाहिए। और स्टार्टिंग इसकी ऐसे भी हो सकती है कि एज अ पर्सनल लोन आप उसको ट्रीट कर सकते हो और रिस्पॉन्स देख के आप उसको एज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन की तरफ मूव कर सकते हो। और सेकंड जो बातें हमें सुनने को आ रही है, वो ये सुनने में आ रही है मनीषा जी कि अगर हम ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट के पास लेके गए थे कि जब भी भाव बढ़ते हैं तो क्या होता है कि मार्केट में कैश मार्केट और आरटीजीएस मार्केट, जो पैरेलल दो मार्केट चलते हैं, उनके बीच का एक रेट डिफरेंस आ जाता है। और बहुत हद तक ये माना जाता है कि सेकेंडरी मार्केट से जो सप्लाई आ रही है, मतलब जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स जो गोल्ड खरीद के जाते हैं वो गोल्ड बेचने आते हैं, जिसकी वजह से ये आर्बिट्राइज या डिफरेंस जो है वो बन जाता है। लेकिन इस बार जब ये गोल्ड में लास्ट फरवरी के बाद से ये जो तेजी बनी, इसमें हमने देखा कि सेकेंडरी मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं थी, लेकिन कैश और आरटीजीएस के भाव के अंदर जो डिफरेंस था वो कंटिन्यूस बढ़ता चला जा रहा था। देन वी डिड अ सर्वे एंड वी फाइंड आउट कि इलेजिटिमेट तरीके से जो गोल्ड इंडिया में आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। तो हमने जब गवर्नमेंट के साथ इस बात पे चर्चा करी और लोगों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ हमने इस बात पे चर्चा करी, तो हमने एक बात देखी कि प्रीवियसली जब इम्पोर्ट ड्यूटी कम हुआ करती थी, तो इम्पोर्ट ड्यूटी कम होने पे जो स्मगलिंग के इंसेंटिव्स थे वो खत्म हो जाते थे और स्मगलिंग जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाती थी। तो हमारा ये मानना था कि ये टैक्स रिफॉर्म जो है वो अगर गवर्नमेंट गोल्ड के अंदर लेके आती है, जिसमें कस्टम ड्यूटी और जीएसटी को मिला के कुछ किया जा सकता है या कस्टम ड्यूटी अबॉलिश करके जीएसटी में शिफ्ट की जा सकती है, जिसमें गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू का लॉस ना हो, तो वो एक टैक्स रिफॉर्म, बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो सकता है। और इसमें एक, जैसे हमने हॉलमार्किंग कमेटी के अंदर देखा था कि जब हॉलमार्किंग कमेटी बना के स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट लेके आई थी, तो बहुत सारे इनोवेटिव चीजें आई थी और एक पूरे देश में सक्सेसफुली हम हॉलमार्क को लॉन्च कर पाए। तो सिमिलरली गवर्नमेंट एक कमेटी बना सकती है और उस कमेटी के अंतर्गत जो है वो इस तरीके के डिसीजंस लिए जा सकते हैं, जिसमें आगे जाके स्मगलिंग को पूरी तरीके से रोका जा सके और देश में एक भाव जो है वो चल सके। जी मनीषा जी। जी, नितिन जी, एक फाइनल सवाल आपसे। अब जैसे आपने कहा कि आप मिले वित्त मंत्री से और काफ़ी सारी बातें आपको वहाँ पर भी जानने को मिली, कुछ चेंजेस हम नई सरकार आने के बाद आ सकते हैं, तो क्या कुछ सुन रहे हैं हम? क्योंकि बाजार को भी लगता है कि कुछ पॉलिसी चेंजेस यहाँ पर आएंगे। क्या वो एमनेस्टी स्कीम के तौर पर आते हैं? क्या यहाँ पर सोना खरीदने पर एक कैप लगाया जाएगा? काफ़ी कुछ चीज़ें बाजार में र्यूमर्स के तौर पर यहाँ पर भी चलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आपने क्या सुना? देखिए, अभी तक टैक्स रिफॉर्म्स को लेके जहां तक बात है, वो टैक्स रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट सबसे पहले तो स्मगलिंग को लेके बहुत कुछ कानून लेके आने वाली है। और शायद इस तरह की कोई एक स्कीम आए जिसमें अगर कोई कस्टमर गवर्नमेंट के पास जाता है और वो ये कहता है कि ये कच्ची पर्ची है, ये ज्वेलर ने मेरे को ये कैश में गोल्ड बेचा है, तो शायद उस कस्टमर को वहां पे इंसेंटिव मिलेगा और जो दुकानदार है उसको 200% तक की पेनल्टी लग सकती है। कुछ इस तरह की चीजें भी सुनने में आई है, कांट कोट एनीवन। और सेकंड जो हमें सुनने में आ रहा है, वो ये सुनने में आ रहा है कि ये जो 2 लाख रुपए तक कैश परचेज है, इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। अब वो नीचे के साइड में कितने हो सकते हैं वो हमें देखना है। हाँ, इसको लेके हमारी सरकार से जरूर डिमांड रही है कि इस पे सरकार थोड़ा सा सॉफ्ट रहे, बिकॉज जब ये आया था तब उस समय 30 लाख रुपए किलो गोल्ड था, आज 70 लाख रुपए हो चुका है। तो हमारी तो डिमांड थी कि इसमें 2 लाख से थोड़ा बढ़ाना चाहिए, बट गवर्नमेंट इसको कम करने की बात कर रही है, तो शायद हम बैलेंस होकर इसको यहीं पे रोक पाए।
मनीषा जी। तो वो 2 लाख रुपए पहले से ही इंडस्ट्री को थोड़ा सा चुभता रहा है और अगर आप कह रहे हैं कि ये भी शायद कम हो सकता है तो क्लियरली वो एक चीज़ यहाँ पर इंडस्ट्री के फेवर में जाती हुई नजर नहीं आएगी। नितिन जी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, अपना वो ऑफकोर्स लेटर भी यहाँ पर शेयर करने के लिए और क्या कुछ बाजार में बातचीत है वो भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो सोने चांदी की बात है और ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशंस काफ़ी सारी हैं कि नई सरकार यहाँ पर क्या क्या नई चीज़ें लेकर आएगी। सोना चांदी एक सेक्टर है, काफ़ी सारे सेक्टर्स को इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, बातचीत भी जारी है कि क्या कुछ कहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे। एंड अजय, जिस तरह की मुनाफा वसूली हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, कुछ उसी तरह की मुनाफा वसूली यहाँ पर कॉपर में है, जिंक में है, एल्यूमिनियम में भी यहाँ पर गिरावट के साथ आज कारोबार है। तो एक करेक्शन हेल्दी है, लेकिन इन स्थानों पे अब क्या करने की राय है? बिल्कुल मुझे लगता है ये कैस्केडिंग इफेक्ट है जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है और जो रैली हमने पिछले 15-20 दिनों में मेटल में आते हुए देखी, खास करके कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, तो सभी में हमने देखा एक प्रॉफिट बुकिंग है। नो डाउट चाइना काफी अच्छे एफर्ट्स ले रही है जिससे डिमांड रिन्यूड रहेगी, उसी के नतीजन हमने कॉपर को भी 940 के ऊपर जाते हुए देखा, जिंक, एल्यूमिनियम में भी सपोर्ट मिला है। बट मुझे लगता है एक हेल्दी करेक्शन है, बाई ऑन रहेगा आगे जाके। बट अगला 2-5 दिन मुझे लगता है मार्केट में प्रेशर रहेगा, खास करके अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर 900 के नीचे आ चुका है। तो आई थिंक नीचे में एक प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जो 870 तक का एक सपोर्ट टेम्पररी हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक के अंदर खाली कंसर्न ये है कि हमने 2023 में काफी माइंस को प्रोडक्शन में एक स्टॉपेज देखा था, वो रिज्यूम होने चालू हो गए हैं जिसकी वजह से एक फॉल बैक भी है। आई थिंक इसमें भी प्रेशर कंटिन्यू रहेगा, जो 250-255 के जोन तक मिल जाएगा। एल्यूमिनियम में भी 230-225 के जोन में। तो टेम्पररी मुझे लगता है पूरे बेस मेटल पैक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली और आ सकती है। अगर आप लॉन्ग पोजीशंस में हैं तो ये सही समय है पैसा घर ले जाने का। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हमारे साथ होंगे अनिल छतर। हम फोकस डालेंगे सरसों पे और बहुत सारी कमोडिटीज़ पे। यहाँ पर सरसों की करेंगे, जहां पर मंडियों में भाव एमएसपी से 5 से 6% अब भी कमजोर हैं, लेकिन ऑफ कोर्स लोज से कुछ यहाँ पर तेजी जरूर बनते हुए नजर आई है। हमारे साथ मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छतर हैं। अनिल जी नमस्कार। निचले स्तरों से कुछ खरीदारी जरूर है, लेकिन कितनी बढ़त लोज से अब हमने यहाँ पर आते हुए देखी है? कितनी आवक आप कहेंगे अब बाजार में आ चुकी है? और जिस तरह की खरीदारी सरकार की तरफ से हुई है, प्राइवेट ट्रेड के पास कितना है? क्रशिंग मार्जिन फिलहाल कैसे हैं? क्रशिंग मार्जिन्स कुछ दिनों से बने हैं। अराइवल जो है वो देश के अंदर में 70 लाख टन के करीब हो चुकी है। 40 लाख टन की क्रशिंग हो गई। 17 लाख टन गवर्नमेंट ने खरीद ली है एमएसपी पे। नाफेड और हाफेड के माध्यम से 17 लाख टन खरीद ली है। 7 से 8 लाख टन स्टॉक में चले गई। कुछ माल फरवरी में भी आ गया। क्रॉप जो है 100 रुपए के लेवल का तेल था, उस पर क्रशिंग अच्छी हुई। फरवरी, मार्च, अप्रैल और अपन मई में भी देखें तो क्रशिंग अच्छी हुई। पाइपलाइन खाली थी, एक डिमांड निकल के आनी थी। 100 रुपए किलो पे तेल का भाव करीब करीब 50 दिन चलता रहा। 5,000 रुपए मंडियों में सरसों करीब करीब 50 दिन चलती रही। उसके बाद भारत सरकार के माध्यम से नाफेड और हाफेड ने किसानों को सपोर्ट किया और 5650 एमएसपी पे सरसों की खरीद शुरू की। उसका वो भी कारण एक तेजी का है। दूसरा, डीओसी में बहुत अच्छी तेजी आई। 20,000 रुपए खली का डीओसी का भाव था, जो कि आज 23,500 रुपए है। इस वजह से भी इसमें तेजी आई है। फिलहाल 15 से 20 रुपए किलो की नीचे भाव से तेल में तेजी आ गई है। 600 रुपए कुंटल की सरसों में तेजी आ गई है। सरकारी खरीद अभी चालू है। तो अब आगे अच्छा सामने डिमांड का टाइम है, जून जुलाई में अचार की डिमांड है, तो मार्केट अभी तो रुका हुआ रहेगा, बल्कि ठीक ही रहेगा मार्केट। आप कह रहे हैं यहाँ पर डिमांड निकल के अब आगे जून जुलाई में आ सकती है और भावों में ऑलरेडी हमने निचले स्तरों से कुछ खरीदारी आते हुए देखी है। अनिल जी, अब अगर जून जुलाई अगस्त तक की यहाँ पर बात करें तो क्या रेंज बनता हुआ देखते हैं सरसों के लिए? मेरे ख्याल से रेंज नीचे का रेंज तो अब आ चुका। अब तो इसमें कुछ ना कुछ बढ़ने की गुंजाइश है। एमएसपी के आसपास सभी जगह की मंडियां हो जाएगी। जो मंडियां अभी 3-4-5% नीचे है, वो एमएसपी के आसपास हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि जून में गवर्नमेंट को माल मिले। माल मंडियों में किसान का बिकना चालू हो जाएगा। किसान ने भी काफी माल रोका इस बार। अराइवल भी अच्छी हुई थी। शुरू में 15 लाख बैग तक की अराइवल हुई थी, अभी 6 लाख बैग की अराइवल रह गई है। किसान ने पिछले कई 2-3 साल पहले 7,000-8,000 के भाव देखे थे। इस बार माल को रोका हुआ है, लेकिन जैसे ही भाव बढ़ेंगे, अराइवल आएगी, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मार्केट चलेगा। इसमें ज्यादा तेजी का माहौल भी अभी आगे बनने की गुंजाइश नहीं है। ओके,
अनिल जी बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली वो पूरा मैथ्स एज ऑलवेज अनिल जी की कैलकुलेशंस बिल्कुल सटीक यहाँ पर रहती हैं, एक के बाद दूसरा नंबर अनिल जी आप हमें देते जाते हैं। तो वो जो नंबर्स हैं वो हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं। जैसे अनिल जी कह रहे हैं 7 से 8 लाख टन स्टॉक में है, 17 लाख टन नेफेड ने लिया है, 70 लाख की यहाँ पर आवक आ चुकी है, 40 लाख की क्रशिंग है। तो वो पूरा मैथ्स यहाँ पर आपके समीक्ष यहाँ पर मस्टर्ड में आता हुआ। लेकिन बात अब आगे जाकर हम यहाँ पर आलू की भी करेंगे, और इस बार प्याज नहीं, आलू आपके आंसू निकाल सकता है जिस तरह की तेजी यहाँ पर भावों में है। मेरे साथ असीम अंचंदा हैं। असीम नमस्कार, क्या है लेटेस्ट और क्या यहाँ पर भाव सुधरने की तैयारी है? देखिए, भाव अभी फिलहाल सुधरता हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर मैं पिछले 1 महीने की बात करूं तो कीमतों में 60% की तेजी देखने को मिली है, लेकिन मैं अगर 1 साल की बात करूं तो कीमतों में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1 साल के पहले जो आलू करीबन 20 रुपए 82 पैसे के आसपास बिक रहा था, लेकिन आज की डेट में वो 30 रुपए पहुंच गया। तो आगे चल करके ये बढ़ोतरी जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश है या वेस्ट बंगाल है वहां पर फसलों में काफी गिरावट देखने को मिली है। अभी का आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में नहीं पहुंच रहा है, और जो भारत सरकार का डेटा भी कह रहा है कि पिछले साल के मुकाबले 2 मिलियन टन आसपास आलू का उत्पादन कम हो सकता है। तो इसके चलते दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चेन्नई में आलू 50 रुपए किलो पहुंच गया, मुंबई में 30 रुपए किलो है, और दिल्ली में 25 रुपए किलो बिक रहा। और ये तेजी आपको आगे आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि प्रोडक्शन इस बार कम रहने की उम्मीद है। और खासतौर पे कि जो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जो ऑलराइट असीम, हम आपको वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच में खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि तेज़ी यहाँ पर आलू के प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं जो मेरे घर के पास वाला मॉल है वहाँ पर तो मैंने 50-55 रुपए प्रति किलो आलू भी लिया है। तो क्लियरली तेज़ी अच्छी खासी है, और आप कहाँ से ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल जैसे असीम बता रहे थे कि पिछले साल के कंपैरिजन में आलू के प्राइसेस में 40% का इजाफा हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है। अजय, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर एज अ कमोडिटीज को, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी कुछ जो एग्री में है वो हायर हाइज पे बनता हुआ नजर आया है। काफी सारी कमोडिटीज 2024 के हाइज पर फिलहाल कारोबार कर रही हैं। अब यहाँ से कोई टॉप ट्रेंड्स? बिल्कुल जैसे मैं पहले काफी टाइम से कह रहा हूँ कि कमोडिटी की सुपर साइकिल है, और आप देखिए पिछले 4 साल में हर एक कमोडिटी कोई ना कोई एक रूप से हम आ रहे हैं और नए हाई टू हाई बन रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी ये सुपर साइकिल चालू रहेगी। खास करके जैसे हमने आलू की बात की तो उसमें मसालों का तड़का जरूर लगता है, और हमने हल्दी को फिर से एक अच्छा बाउंस करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है अभी भी मसालों के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। जीरे के अंदर हमने देखा अब जाके 30 के ऊपर जाता है तो अराइवल प्रेशर बन सकता है, बट कुल मिला के मुझे लगता है 29,200 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। 30,200 तक का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 28,200 का लगा के चलिए। धनिया अभी तक काफी ज्यादा लैग रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर धनिया के अंदर एक अच्छी प्रोबेबिलिटी बनेगी तेजी की, जहां पे मुझे लगता है कि 7700 इज गुड टू बाय। स्टॉप लॉस आप लगाइए 7600 का। इमीडिएट टारगेट तो 8000 का रहेगा। अंत में अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी में बैलेंस शीट काफी मुझे टाइट आते हुए दिखाई दे रही है। टेक्निकली 20,200 के ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट, बट जल्द मुझे लगता है कि अगर हम जून मिड तक की बात करें, क्योंकि सोइंग में इस बार कैसी क्रॉप रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हल्दी के अंदर भी बने रहिए। अगर हफ्ते भर का व्यू लेते हैं तो 19,300-400 का रेंज बढ़िया है लेने के लिए। 18,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। 20,200 का ही इमीडिएट टारगेट है, पर ध्यान रखिए 20,200 के ऊपर निकलने पे हम नए हाईस वापस बनते हुए देखेंगे, जो 21,500-22 तक का भी लेवल हल्दी में आ जाए। तो अगर आप जीरा आलू बनाना चाहते हो तो जीरे के प्राइस ऊपर है, आलू का भाव ऊपर है, उसमें धनिया और हल्दी डालना चाहते हैं तो उसका भी प्राइस ऊपर है। तो पिछले साल आप जितने पैसे में वो बना रहे थे, इस साल ऑफ कोर्स वो इन्फ्लेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती हुई नजर आई है। अजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली कमोडिटी बाजार यहाँ पर तेज़ी में है, और अगर आप भी कमोडिटी बाजार में दिलचस्पी रखते हैं और उसमें कारोबार करना चाहते हैं, हेज करना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं, तो CNBC आवाज़ आपके लिए कमोडिटी गुरुकुल नाम की एक अनोखी पेशकश लेकर आया है। इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया के कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपको मार्केट की हर छोटी बड़ी बारीकियों को सिखाएंगे। बाजार के टेक्निकल्स के साथ साथ बड़े ट्रेंड्स पहचानने के तरीके, मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं और उनके हिसाब से स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाए, निवेश में कितना जोखिम शामिल है और उसे मैनेज कैसे करें, और कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में कहाँ कितनी होनी चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट्स आपके हर सवालों के जवाब भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ देंगे। इसके अलावा भी होगा बहुत कुछ सीखने का अनोखा मौका। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉग इन करिए साथ दिए गए लिंक पर।